Assalamu alaikum. This is the 7th lecture of the series LSM 733 Production Operations Management. I am Usman bin Saif. In the last lesson, we discussed the MS project. I took you through what is MS project, why do we use it. हमने उससे पहले एक लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं. तो अब मैंने उसी को फिर हमने लास्ट लेसन में हमने वी लर्नड हाउ टू schedule, how to plan those projects on Microsoft Office. We discussed that the Microsoft project is a software which belongs to Microsoft Office, and this is basically a planning, monitoring, executing and evaluation tool of any of the project. और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमने माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में हमने डिस्कस किया था कि इसमें आप अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तमाम एक्टिविटीज़ को आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं. उसके बाद उनकी रिसोर्स प्लानिंग, उनकी टाइमिंग्स, कौन सी एक्टिविटी कब स्टार्ट होगी, कब ख़त्म होगी, कौन सी एक्टिविटी पहले होगी, कौन सी एक्टिविटी बाद में होगी, किस एक्टिविटी के लिए कितनी कॉस्ट रिक्वायर्ड है, किस एक्टिविटी के लिए कितना बजट रिक्वायर्ड है, किस एक्टिविटी के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज, कौन कौन से ह्यूमन जो रिसोर्सेज चाहिए, उसके अलावा कौन कौन से आपको उसके अलावा कंप्यूटर्स चाहिए, आपको कार्स चाहिए, उसके अलावा और आपको क्या फैसिलिटीज़ चाहिए, और टोटल आपको आपके पास एक ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट भी कैलकुलेट हो जाती है. देन द बेस्ट थिंग इज़ कि आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं आपस में. देर आर 5 मैनेजर्स ऑन दिस प्रोजेक्ट, तो मैं अपना कंपोनेंट, मेरे पास 15 कंपोनेंट्स हैं, मैं कंपोनेंट ए कंप्लीट करता हूं तो मैं उसको अपने प्रोजेक्ट के ऊपर अपडेट कर देता हूं कि जी कंपोनेंट ए हैज़ बीन कंप्लीटेड और इसकी टोटल कॉस्ट इतनी और ये एक्टिविटीज़ हो गई हैं, जैसे जैसे होती जाती हैं. बाकी के जो 4 मैनेजर्स हैं मेरे साथ, वो सारे भी they'll know कि वो जो सॉफ्टवेयर वो ऑटोमेटिकली थ्रू द सर्वर या इंटरनेट बाकी जो लोगों को भी अपडेट रखेगा कि जी ये जो उस्मान का कंपोनेंट था ये इतना कंप्लीट हो गया, इसके टोटल कंप्लीशन इतने परसेंट हो गई, इतने परसेंट रह गई. बाकी प्रोजेक्ट्स कंपोनेंट का भी हर एक्टिविटी का मुझे साथ साथ अप टू डेट है. ओवरऑल मैनेजमेंट भी हमें पता है कि प्रोजेक्ट कौन सा. फिर उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आई नो एग्जैक्टली कि कौन सा कंपोनेंट ऑन टाइम है, कौन सा कंपोनेंट इज़ लैकिंग बिहाइंड, किस कंपोनेंट पे ज़्यादा कॉस्ट इनकर हो रही है, किस कंपोनेंट पे कम कॉस्ट इनकर हो रही है. सो दिस इज़ एन अमेजिंगली गुड टूल टू प्लान, एग्जीक्यूट एंड मॉनिटर अ प्रोजेक्ट. Then we started our section 2 and the chapter 1 which is about the product design. और सबसे पहले हमने उसमें डिस्कस किया था रीगल मेरीन की एक केस स्टडी, और वी ट्राई टू आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इन रीगल मेरीन. और हमने उसमें ये डिस्कस किया था कि जी रीगल मेरीन जो है इट इज़ अ ग्लोबल कंपनी, और उनके पास बोट्स बनाते हैं, और एक बोट जो है उसकी लाइफ इज़ अबाउट 3 to 4 years बिफोर becoming obsolete या before going into the decline stage. So the best strategy for Regal Marine is to bring in more or innovative or better boats, new products into the market. So then we started with goods and services selection. How do we take decisions about goods and services? Then product strategy options क्या होते हैं, competitive advantages को कैसे exploit किया जा सकता है. Then we talked about product life cycles कि product के life cycle क्या होते हैं. हमने we discussed the first phase is the introduction phase, second phase is the growth, third is the maturity, fourth one is the decline stage. And not only we discuss the phases of product life cycles, we also discuss the
cost graphs and the revenue graphs of the products, and then we discussed that what strategy can we implement, what strategies can we take out while going through these phases of any of the product. Then we discussed the product by value analysis. प्रोडक्ट बाय वैल्यू एनालिसिस में हमने एक एग्जांपल भी डिस्कस की थी, जिसमें हमने कहा था कि जी एक फर्नीचर कंपनी है, वो 4 तरह की चेयर्स बनाती है. अब उसका वैल्यू एनालिसिस वो कैसे कर सकती है? वैल्यू एनालिसिस ऐसे कर सकती है बिकॉज वी आर लुकिंग एट द कंट्रीब्यूशन मार्जिन से हमें पता चलेगा कि जी हम क्या उस पर अर्न क्या कर रहे हैं. तो अब जो है 4 प्रोडक्ट्स हैं, इंडिविजुअली पर यूनिट क्या उनका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, एंड एज अ होल व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ दैट कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन द टोटल रेवेन्यू और द टोटल सेल्स. Why we do this product value analysis? In order to identify that product and focus on the marketing or the selling strategy of that product, which gives us more revenue. Then we talked about the new products, how new products are generated, how can we tap opportunities of new products. हम कंज्यूमर सर्विस करते हैं, कंज्यूमर से फीडबैक्स लेते हैं और मार्केट कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस की हमने बात की, हमने पॉलिटिकल कंडीशंस की बात की, हमने कहा कि अपॉर्चुनिटीज़ डू अराइज फॉर न्यू प्रोडक्ट्स. पहले हमने एक उस एग्जांपल हम इसकी इस तरह से भी ले सकते हैं कि हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस की थी कि सीसीटीवी cameras were not so popular. CCTV cameras were not so popular, but because of the recent changes in Pakistan's economy, because of the political and political, economic and terrorism conditions, CCTVs, there are more customers installing CCTVs in their homes, offices, schools, universities, colleges. So there's more demand of CCTV cameras, closed circuit cameras. So there is an opportunity of new product development, better CCTV cameras, or to produce CCTV cameras in order to compete in the market. Then we talked about the product development systems and the quality function deployment. प्रोडक्ट डेवलपमेंट सिस्टम में हमने पूरा वो स्केड्यूल हमने एक डिस्कस किया कि जी प्रोडक्ट डेवलपमेंट सिस्टम के फेजेस या प्रोडक्ट डेवलपमेंट सिस्टम की कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, कौन सा कंपोनेंट पहले आता है, कौन सा कंपोनेंट बाद में आता है. और हमने देखा कि सबसे पहली जो प्राइम चीज़ है किसी भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, दैट इज़ द आइडिया, कॉन्सेप्ट होगा, और उसके बाद फिर एबिलिटी. ये 2 चीज़ें होंगी तो प्रोडक्ट जो है प्रोडक्शन में या उसके बाद डिज़ाइन स्टेज में या टेक्नोलॉजिकल स्टेज में कहीं जाएगा. फिर वी टॉक्ड अबाउट द क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, QFD, एंड वी डिस्कस्ड द क्वालिटी हाउस. और हमने कहा क्वालिटी हाउस के 4 कंपोनेंट्स हैं और बीच में एक मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स हमें डिफाइन करता है कि इन चारों का रिलेशनशिप क्या है. पहला कंपोनेंट हमने कहा कि जी व्हाट कस्टमर वांट्स इन द प्रोडक्ट. हमने नया प्रोडक्ट डेवलप करना है, उसका हम क्वालिटी हाउस डेवलप कर रहे हैं, तो हम पहले देखेंगे कि कस्टमर को उस प्रोडक्ट में क्या चाहिए, और उसके बाद उस प्रोडक्ट की डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, फिर कंपेटिटर्स क्या ऑफर कर रहे हैं, उसके बाद टेक्नोलॉजिकली हम क्या चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, और फिर उसका हम रिलेशनशिप, उसका हम रैंकिंग और रिलेशनशिप को हम डिफाइन करते हैं, हम उसका क्वालिटी हाउस बना लेते हैं. सो फाइनली वी टॉक्ड अबाउट द मैन्युफैक्चरेबिलिटी एंड वैल्यू इंजीनियरिंग, द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग. हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में कि वैल्यू इंजीनियरिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इन प्रोडक्शन दीज डेज. और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो बात वैल्यू इंजीनियरिंग में वो ये है कि इट मिनिमाइजेस कॉस्ट
इट इम्प्रूव्स डिज़ाइन। हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी कि नट एंड बोल्ट की, कि एक हमने दो पाइप्स हैं, उसके हमने ब्रैकेट है, ब्रैकेट को हमने जॉइन करना, तो एक तो तरीका ये ब्रैकेट के आगे हम नट बोल्ट लगा के जॉइन कर देते हैं और उसके साथ हम एक उसको वेल्ड भी कर देते हैं या उसके अंदर हम एक रिवेट भी हम इंस्टॉल कर देते हैं। इसके ऊपर हमने कहा कि जी हमारी कॉस्ट तकरीबन $3.8 आती है। अगर हमने उसी पाइप को जोड़ना है, हम ब्रैकेट निकाल के उस दोनों पाइप्स को आपस में वेल्ड कर देते हैं और एक हम उसके साथ पिवट लगा देते हैं, तो हमारी जो कॉस्ट है इट कम्स टू $2। और अगर हम उसका डिज़ाइन चेंज कर देते हैं, उसको दोनों को अलाइन कर देते हैं और दोनों के अंदर एक पिवट लगा देते हैं, तो द कॉस्ट कम्स टू 80 सेंट्स। सो बिकॉज ऑफ द चेंज इन डिज़ाइन, इम्प्रूवमेंट इन डिज़ाइन एंड मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, हमारे पास क्या हुआ, वैल्यू इंजीनियरिंग हो रही है, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट भी रिड्यूस हो रही है और डिज़ाइन भी हमारा इम्प्रूव हो रहा है। So this was what we discussed in the last session. Now we'll move on to the today's session. The agenda for today's session is issues of product design. Since we were discussing product design, तो अब हम issues देखेंगे कि product design में issues क्या क्या आते हैं, क्या क्या चीज़ें product design में होनी ज़रूरी हैं। फिर उसके बाद time based competition क्या होता है। Time-based competition में we'll talk about purchasing technology by acquiring a firm, joint ventures क्या होते हैं, alliances क्या होते हैं, since there is the competition in the market। आपने प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है, प्रोडक्ट को सेल करना है, एंड यू हैव लिमिटेड टाइम। आपसे पहले अगर कोई और कंपनी अगर वही प्रोडक्ट मार्केट में ले आएगी तो दैट विल बी द मार्केट लीडर। सो it's a time-based competition. Clock is ticking, and you need to make a strategy. You need to be, you want to be the market leader. Then defining a product, make or buy decisions, group technology, make or buy decisions कि क्या ये product हम खुद बना लें या हम किसी से ख़रीद के हम उसको अपने product के अंदर इंस्टॉल कर लें या उसको फर्दर आगे रीसेल कर लें। एंड देन डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। स्टैंडर्ड्स भी हम देखेंगे, किन किन स्टैंडर्ड्स को हम पूरा करना चाहिए, एनवायरनमेंट के क्या स्टैंडर्ड्स हैं जो कि ज़रूरी हैं प्रोडक्शन के लिए। सर्विस डिज़ाइन, फिर एप्लीकेशन और डिसीजन ट्रीज टू प्रोडक्ट डिज़ाइन, कि हमने कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन में हमने डिसीजन लेना है तो हाउ डू वी मेक डिसीजन ट्रीज, डिसीजन ट्री अप्रोच पढ़ेंगे आज। एंड देन ट्रांजिशन टू प्रोडक्शन, और जब हम एक दफ़ा डिज़ाइन के ऊपर हम डिसीजन ले लेंगे कि दिस इज़ द डिज़ाइन, नाउ वी नीड टू प्रोड्यूस इट, तो दैट गोज इनटू प्रोडक्शन। तो हाउ डज इट हैपन्स। So this was the agenda for today's session. Let's start the session now. Issues for product development: robust design, modular design, computer-aided design, computer-aided manufacturing, virtual reality technology, value analysis, environmentally friendly design. All of them are the issues of a product development. Product development के अंदर हम इन सारे issues को cater करते हैं। Now let's talk about what is robust design. Product is designed so that small variations in production or assembly do not adversely affect the product. हम प्रोडक्ट को इतना रिलायबल बनाते हैं, इतनी उसकी क्वालिटी अच्छी बनाते हैं कि थोड़ी बहुत वेरिएशन अगर प्रोडक्ट के अंदर हो भी जाए, तो थोड़ी बहुत वेरिएशन किसी कंपोनेंट के प्रोडक्ट में हो भी जाए तो उससे प्रोडक्ट की में एक्चुअली क्वालिटी पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। टिपिकली रिजल्ट्स इन लोअर कॉस्ट एंड हायर क्वालिटी। मॉड्यूलर डिजाइन, products designed in easily segmented components add flexibility to both production and marketing, improved ability to satisfy customer requirements. Modular design, design in easily segmented components. मॉड्यूलर डिज़ाइन क्या होता है जी? मॉड्यूलर डिज़ाइन होता है, मैंने एक गाड़ी ख़रीदनी है। अब गाड़ी के अंदर 3 तरह के डैशबोर्ड्स हैं, एक ब्लू डैशबोर्ड है, एक ग्रीन डैशबोर्ड है, एक रेड डैशबोर्ड है। तो वट एवर आई वॉन्ट, मैं कहूँगा जी मुझे ब्लू डैशबोर्ड दें,
तो वो मुझे ब्लू डैशबोर्ड लगा के दे देंगे। दैट इज़ मॉड्यूलर डिज़ाइन, कि आपने कस्टमर्स की वांट्स के अकॉर्डिंगली उसे डिज़ाइन कर दिया। फ्लेक्सिबिलिटी है, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग में आपने ऑलरेडी मैन्युफैक्चर करके रखा हुआ है, तो जैसे ही मैं जो ऑर्डर दूंगा उसके हिसाब से आप मुझे डैशबोर्ड लगा देंगे। इम्प्रूव्ड एबिलिटी सेटिस्फाई कस्टमर रिक्वायरमेंट, मेरी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा सेटिस्फाई हो रही हैं रादर दैन कि आप एक स्टैंडर्डाइज वाइट डैशबोर्ड देते हैं जो मुझे ना पसंद हो। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, यूजिंग कंप्यूटर्स टू डिज़ाइन प्रोडक्ट्स एंड प्रिपेयर इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंटेशन। डिज़ाइन, प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनाना और इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंटेशन के कौन सा कंपोनेंट कैसे बनेगा। लेट्स सपोज एक पेंसिल है, पेंसिल को हमने कंप्यूटर पे डिज़ाइन कर ली, इस तरह की पेंसिल होनी चाहिए, इतनी लेंथ होनी चाहिए, इतना इसका डायमीटर होना चाहिए, इतना इसका इनर सर्कल होना चाहिए, और इसके अंदर इसका कैप का साइज़ ये होना चाहिए, निब का साइज़ ये होना चाहिए, बैरल का साइज़ ये होना चाहिए, ये सारे के सारे, और इसके हम डायग्राम्स प्रिंट कर लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर हम मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं। शॉर्टर डेवलपमेंट साइकिल्स, इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी, लोअर कॉस्ट। और कंप्यूटर पर हम जब डिज़ाइनिंग करते हैं तो जल्दी डिज़ाइन कर लेते हैं, लोअर कॉस्ट है और इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी होती है। इंफॉर्मेशन एंड डिज़ाइंस कैन बी डिप्लॉयड वर्ल्ड वाइड, और कहीं भी डिप्लॉय किए जा सकते हैं दुनिया में। यही डिज़ाइन में किसी को भी बेच सकता हूँ बना के, किसी को भी बेच सकने का मतलब ये कि मेरा जो डिज़ाइन है वो स्टैंडर्डाइज्ड होगा। अगर मैं कंप्यूटर पे बना रहा हूँ वही सॉफ्टवेयर में या वही फाइल में किसी को भी दुनिया में दूंगा तो वो कहीं भी उसी सॉफ्टवेयर के अंदर डाल के उसी चीज़ को इजीली प्रोड्यूस किया जा सकता है, रादर देन कि मैं हाथ से बनाऊँ। हाथ से बनी हुई चीज़ को उसका डाया बनाना मोर डिफ़िकल्ट। एक्सटेंशंस ऑफ कंप्यूटर डिज़ाइंस के डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग असेंबली, कि आप इसको मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली के लिए डिज़ाइंस बना सकते हैं। आप बना सकते हैं कि आपने मैन्युफैक्चर करना है, पेन मैन्युफैक्चर करना है, किस तरह करना है, निब कितनी टेढ़ी होनी चाहिए, निब कितनी सीधी होनी चाहिए, एक एक चीज़ आप डिज़ाइन कर सकते हैं। सॉल्व मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स यूजिंग द डिज़ाइन से 3D ऑब्जेक्ट मॉडलिंग कर सकते हैं। कैड थ्रू द इंटरनेट, आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंटरनेशनल डाटा एक्सचेंज थ्रू STP, और कैड का डाटा आप इंटरनेशनली एक्सचेंज भी कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपने एक पेन डिज़ाइन करना है तो आप देख सकते हैं दुनिया में और कितने लोगों ने कितने पेन डिज़ाइन किए, उन्होंने क्या क्या उसके जो है उसके लिए उन्होंने कौन कौन से डिज़ाइंस बनाए थे। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, यूटिलाइजिंग स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर्स एंड प्रोग्राम्स टू कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, ऑफन ड्रिवन बाय कैड सिस्टम। आप कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर पे अपना डिज़ाइन बना लिया, अब सिंस अब जो है इंजीनियरिंग और जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो गया, तो अब रोबोट्स आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर कार्स। तो अब रोबोट को आपने बताना है कि कौन सा जॉइंट कैसे लगेगा, कहाँ पे लगेगा, फ्रेम क्या होगा गाड़ी का। तो आप रादर देन के आप पहले तो होता था आप उनकी ह्यूमन रिसोर्स बंदे होते थे, वो उसको ट्रेन कराते थे, उनको समझाते थे। अब वो डिज़ाइन है, कंप्यूटर पर डिज़ाइन बना लिए, वो एक डिज़ाइन आप ट्रांसफ़र कर देते हैं रोबोट को, तो ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंगली वो उसको मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देता है। बेनिफिट्स क्या हैं? प्रोडक्ट क्वालिटी हैज़ इम्प्रूव्ड, शॉर्टर डिज़ाइन टाइम, जल्दी हम डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस हो गई है। डेटाबेस अवेलेबिलिटी, हमारे पास अवेलेबल डेटाबेस में हमारे पास है जिसमें हम और भी हम प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। न्यू रेंज ऑफ कैपेबिलिटीज़, हमारी कैपेबिलिटी भी एनहांस हो गई है, डिज़ाइनिंग की भी मैन्युफैक्चरिंग की भी, थ्रू कंप्यूटर्स। वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी, computer technology used to develop an interactive 3D model of a product from basic CAD data. Virtual reality क्या है? हम 3D डिज़ाइन बना लेते हैं। 3D डिज़ाइन का मतलब होता है तीनों डायमेंशंस ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट। हम वर्चुअल रियलिटी में कार डिज़ाइन कर लेते हैं, कंप्यूटर CAD पे हमने गाड़ी डिज़ाइन कर ली। अब डिज़ाइन, अब एक तस्वीर आपको नज़र आ रही है, तस्वीर में आपको ये नज़र आ रहा है गाड़ी की हाइट कितनी है, गाड़ी की लेंथ कितनी, लेकिन गाड़ी की डेप्थ कितनी ये नहीं देख सकते।
तो आप जो कैड ये रियलिटी वर्चुअल रियलिटी इसमें 3D डिज़ाइंस हैं, आप इसकी डेप्थ भी देख सकते हैं, आप ऐसे भी घुमा के देख सकते हैं, छत को नीचे भी देख सकते हैं, आगे भी देख सकते हैं, पीछे भी देख सकते हैं. Allows people to see the finished design before a physical model is built. आप finished design उसके ऊपर completely बना सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसा लगेगा. Very effective in large scale designs such as plant layout, और इट इज़ इफेक्टिव एक दफ़ा सो दैट कि आप पहले इंस्टॉल कर लें मशीनरी पूरे फैक्ट्री के अंदर, उसके बाद देखें कि यार ये लेआउट ठीक नहीं था, आप पहले उसको डिज़ाइन कर लेते हैं. या आप घर डिज़ाइन कर रहे हैं, घर आप एक दफ़ा बना के कंप्लीट डिज़ाइन करके उसे आप देख सकते हैं कि अच्छा घर ये ऐसा लगेगा, रादर देन कि आप घर बना के देखें कि यार डिज़ाइन ठीक नहीं. वैल्यू एनालिसिस, फोकस ऑन डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन. वैल्यू एनालिसिस क्या होता है कि ड्यूरिंग द प्रोडक्शन स्टेज हम जो उसके डिज़ाइन में इम्प्रूवमेंट्स करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंक्रीजिंग द वैल्यू. सीक्स इम्प्रूवमेंट्स लीडिंग ईदर टू अ बेटर प्रोडक्ट और अ प्रोडक्ट दैट विच कैन बी प्रोड्यूस मोर इकोनॉमिकली. या तो प्रोडक्ट हम बेहतर कर लेते हैं या इकोनॉमिकली उसे कैसे प्रोड्यूस करना, दैट इज़ वैल्यू एनालिसिस. एथिक्स एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली डिज़ाइंस. अब since corporate social responsibility is the recent talk of these days, तो we want all the companies, all the manufacturers, all the designers, they want to be more socially responsible. तो more socially responsible का मतलब है कि more ethics and more environmental friendly. So it is possible to enhance productivity, drive down cost and preserve resources. Effective any stage of the product life cycle, design, production, destruction. ये सारे के सारे आप क्या करते हैं, डिज़ाइन गाड़ी डिज़ाइनिंग स्टेज के ऊपर, प्रोडक्शन पे, डिस्ट्रक्शन के ऊपर आप ना देख सकते हैं कि गाड़ी अपीलिंग, उसकी एथिकल है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली कार है या नहीं है. जैसे हमने कार की यहाँ पे एक एग्जांपल देखी, ये कार का एक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है, इट्स इन 3D. आप एग्जैक्टली देख सकते हैं कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे फिट हुआ हुआ है, कौन सा पेच कहाँ पे लगेगा, कौन सा स्क्रू लगेगा, कौन सा हैंडल लगेगा, कौन सी चीज़ कहाँ पे लगेगी. तो आपने 100% एक कार डेवलप कर ली और इसको आप देख सकते हैं प्रोड्यूस करने से पहले. एथिकल अप्रोच, व्यू प्रोडक्ट डिजाइन फ्रॉम अ सिस्टम्स पर्सपेक्टिव, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, कॉस्ट टू द फर्म, कॉस्ट टू द सोसाइटी, कंसिडर द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट. एथिकल अप्रोच के हम एथिक्स कैसे डिफाइन करते हैं. एथिक्स हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि जी हम कार बना रहे हैं, कार की जो लुक है, कार का हम इनपुट आउटपुट प्रोसेस है, उसके अलावा सोसाइटी को क्या कॉस्ट पड़ रही है उसकी नई गाड़ी बनाने की, सोसाइटी को कैसे वो उसकी कैसे सोसाइटी को कार कैसे सोसाइटी को हेल्प कैसे करेगी. तो ये सारी की सारी एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ दैट कॉस्ट कार जो है ये इट कम्स इनटू द एथिकल अप्रोच. Goals for ethical and environmental friendly design क्या है, गाड़ी develop safe and more environmentally sound products. गाड़ी बना रहे हैं तो safe भी होनी चाहिए और environmentally sound होनी चाहिए. environmentally sound होने का मतलब है ज़्यादा धुआं ना देती हो जिसकी वजह से हमारी environment ना ख़राब हो. Minimize waste of raw materials and energy. Reduce environmental liabilities. एनवायरमेंटल लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, जो हम गैसेस हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गाड़ी इमिट कर रही है. इंक्रीज कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ कंप्लाइंग विद एनवायरमेंटल रेगुलेशंस. बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ गुड कॉर्पोरेट सिटीजन. द कंपनी वांट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ गुड कॉर्पोरेट सिटीजन. सो दीज आर ऑल द एथिकल गोल्स फॉर एनवायरमेंटल फ्रेंडली डिज़ाइंस. गाइडलाइंस क्या है, गाइडलाइंस ये हैं एनवायरमेंटल फ्रेंडली होने के लिए कि जी प्रोडक्ट्स बनाएं जो रिसाइकल हो सकें, और जो प्रोडक्ट्स बनाएं उसमें रिसाइकल्ड मटेरियल यूज़ करें, लेस हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें, लाइटर कंपोनेंट्स बनाएं, लेस एनर्जी यूज़ करें, लेस मटेरियल यूज़ करें. तो दीज आर द गाइडलाइंस फॉर डिज़ाइनिंग अ प्रोडक्ट. लीगल एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स फॉर डिज़ाइन के लिए स्टैंडर्ड्स क्या क्या हैं. किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए इंडस्ट्री के या लीगल स्टैंडर्ड्स कुछ हैं, कुछ अथॉरिटीज़ हैं जो कि रेगुलराइज करती हैं, जैसे नेशनल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. नेशनल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इस बात का ख्याल रखती है कि गाड़ी कोई केमिकल वेस्ट या कोई केमिकल ऐसा तो एमिट नहीं कर रही
जिसकी वजह से हमारी एनवायरनमेंट ख़राब हो रही है। कंज्यूमर प्रोडक्ट सेफ्टी कमीशन है, नेशनल हाईवे सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन है, चिल्ड्रंस प्रोडक्ट्स सेफ्टी एक्ट है कि गाड़ी में ऐसे कंपोनेंट नहीं यूज़ हो रहे जिसकी वजह से चिल्ड्रंस की बच्चों की हेल्थ ख़राब हो। तो ये वो सारी अथॉरिटीज़ हैं जो कि डिज़ाइन के ऊपर आपके को मॉनिटर करती हैं। मैन्युफैक्चर असेंबली के अंदर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है, वो चेक करती है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है पाकिस्तान में, जो देखती है कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसकी वजह से कोई केमिकल वेस्ट या कोई आप गैसेस बहुत ज़्यादा एमिट कर रहे हैं। प्रोफेशनल एर्गोनॉमिक स्टैंडर्ड्स, लोकल लॉज डीलिंग विद एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वर्क फोर्स, ये सारे के सारे आपने लीगल और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं जिनका आपने डिज़ाइनिंग स्टेज पे ख्याल रखना। डिज़ाइनिंग स्टेज का मतलब है कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो आपने इन सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना है, सो दैट कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग करें तो इन सारे स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखें। टाइम बेस्ड कंपटीशन, product life cycles are becoming shorter and the rate of technological change is increasing। टाइम बेस्ड का मतलब है हर चीज़ टाइम के साथ चेंज हो रही है, नई कंपनीज आ रही हैं, नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, रोज़ एक नया प्रोडक्ट आ रहा है, रोज़ नया कंपटीशन है। तो कंपटीशन है और कंपटीशन वही जीत सकता है जो मिनिमम टाइम के अंदर अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करे और उसके बाद उसमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस विद टाइम उसके अंदर ऐड करता है। Developing new products faster can result in a competitive advantage। New products faster, मार्केट लीडर वही है जो कि अपना नया प्रोडक्ट पहले मार्केट में लेके आएगा। Now it's a product development continuum। External development strategies क्या हैं? External development strategies, एक तो alliances हैं, joint ventures हैं, purchases टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज बाय एक्वायरिंग द डेवलपर। सैमसंग वो दुनिया की वाहिद कंपनी है जिसके पास एलसीडी और एलईडी टीवीज आप देख रहे हैं, एलईडी टीवीज देख रहे हैं, इसको मैन्युफैक्चर करने की टेक्नोलॉजी है। सोनी के भी आप देखेंगे ब्राविया टीवी आते हैं, एलसीडी एलईडी टीवीज आते हैं। अब सोनी क्या करता है, सोनी ने उनसे टेक्नोलॉजी परचेज करता है और खुद उसको डिज़ाइन करता है और उसके बाद वो सेल करता है। जॉइंट वेंचर्स क्या होते हैं? जॉइंट वेंचर्स होते हैं जो दो कंपनीज मिल के आपस में कोई चीज़ इकट्ठे मैन्युफैक्चर करती हैं और प्रोड्यूस करती हैं और सेल करती हैं। अलायंसेस क्या होते हैं कि किसी कंपनी के साथ हमने अलायंस कर लिया कि जी ये प्रोडक्ट है, हम इस तरह से डेवलप करेंगे और इस तरह सेल करेंगे, इसे बनाएंगे सेल करेंगे। जॉइंट वेंचर और अलायंस में फ़र्क ये है कि जॉइंट वेंचर के अंदर आप जो है क्या कहते हैं, जॉइंट वेंचर के अंदर आप कंपोनेंट्स अलग अलग कर लेते हैं कि जॉइंट वेंचर के अंदर आप इकट्ठे आप प्रोड्यूस करेंगे, इकट्ठे सेल करेंगे। अलायंसेस के अंदर कंपोनेंट्स अलग अलग कर लेते हैं कि प्रोड्यूस आप करेंगे, सेल कोई और करेगा। इंटरनल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज, माइग्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, एनहांसमेंट टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, न्यू इंटरनली डेवलप्ड प्रोडक्ट्स। सो ये एक्सटर्नल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए और इंटरनल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। एंड इंटरनल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज जो हैं कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट को रिड्यूस करती हैं और उसमें शेयर्ड होती है, एक्सटर्नल के अंदर शेयर्ड होती है। लेंथी होती हैं इंटरनल स्ट्रैटेजीज लेकिन स्पीड ऑफ डेवलपमेंट वर्क ज़्यादा होता है, उसमें रैपिड होते हैं और एग्जिस्टिंग होती हैं। हाई होता है इसके अंदर रिस्क, इसमें रिस्क ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है इंटरनल में हाई होता है और जो एक्सटर्नल होता है उसमें शेयर्ड होता है। सो इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए कोई भी कंपनी एक्सटर्नल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज भी यूज़ कर सकती है, इंटरनल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज भी यूज़ कर सकती है। एक्वायरिंग टेक्नोलॉजी by purchasing a firm through joint ventures through alliances। Purchasing a firm, कंपनी हम खरीद लेते हैं या उनसे टेक्नोलॉजी खरीद लेते हैं। स्पीड्स डेवलपमेंट, हमारी डेवलपमेंट उससे तेज हो जाती है। इश्यूज कंसर्न्स द फिट बिटवीन एक्वायर्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोडक्ट एंड द होस्ट। जॉइंट वेंचर्स के बोथ ऑर्गेनाइजेशंस लर्न, रिस्क शेयर होता है। अलायंसेस क्या होते हैं? कोऑपरेटिव एग्रीमेंट्स बिटवीन इंडिपेंडेंट और दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक बना रही है एक बेच रही है, या एक कंपोनेंट बना रही है दूसरा कंपोनेंट बना रही है। जॉइंट वेंचर में दोनों इकट्ठे मिलकर एक ही कंपोनेंट बना रहे होते हैं।
Defining the product. First definition is in terms of functions. How do you define a product? Product कहते कैसे हैं? Functions के हम बात करते हैं पहले तो. Rigorous specifications are developed during the design phase. Manufactured products will have an engineering drawing. Bill of material lists the components of a product. Now, किसी भी प्रोडक्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक तो हम बता सकते हैं कि हम रिमोट कंट्रोल है. रिमोट कंट्रोल को हम रिमोट कंट्रोल क्यों कहते हैं? उसको कैसे हम डिफाइन करते हैं? क्यों कहते हैं हम रिमोट कंट्रोल को रिमोट कंट्रोल है? हम क्योंकि बताते हैं कि जी इसका फंक्शन क्या है, ये टीवी के चैनल्स चेंज करता. स्पेसिफिकेशंस क्या है और इसका डिजाइन क्या है वो हम एक्सप्लेन करते हैं. हम क्या करें, रिमोट कंट्रोल को डिफाइन करें. क्या चीज़ है? हम कैसे डिफाइन करें कि जी ये वो चीज़ है जो टीवी के चैनल चेंज करता है, इसका डिज़ाइन ऐसे होता है, स्पेसिफिकेशंस ऐसे होती हैं, इसमें 2 सेल डलते हैं. फिर इसकी ड्राइंग क्या है, इसका कवर के अंदर इसकी सर्किट है, सर्किट की ड्राइंग क्या है. फिर उसमें बिल्स ऑफ मटेरियल क्या है. बिल्स ऑफ मटेरियल का मतलब इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कितने कैपेसिटर लगे हैं, कितने ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, कितने इसके अंदर सेल लगे हुए हैं, कितने इसके अंदर ट्रांजिस्टर्स हैं, रेजिस्टर्स हैं, इसके अंदर कितने इसके अंदर एलईडीज लगी हुई, कितने बटन लगे हुए. ये क्या है? बिल ऑफ मटेरियल. सो हम किसी भी प्रोडक्ट को, अभी हमने जैसे बात की, हम प्रोडक्ट को डिफाइन कैसे करते हैं? हम प्रोडक्ट को डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि हम रिमोट कंट्रोल के हमने एग्जांपल ली. रिमोट कंट्रोल क्या चीज़ है? मैं कहता हूँ रिमोट कंट्रोल वो चीज़ है जो कि टीवी के चैनल चेंज करता. रिमोट कंट्रोल वो चीज़ है जिसका डिज़ाइन ऐसा होता है. रिमोट कंट्रोल वो चीज़ है जिसकी ड्राइंग अगर बनाएं, उसके सर्किट की ड्राइंग, उसकी बॉडी की ड्राइंग ऐसी होगी, उसके बटन्स की शेप्स ऐसी होंगी. रिमोट कंट्रोल वो चीज़ है जिसके अंदर ये कंपोनेंट्स होंगे, उसमें इतने रेजिस्टर हैं, उसके अंदर इतने ट्रांजिस्टर हैं, उसमें 2 सेल हैं, उसमें इतने स्प्रिंग लगे हुए हैं, इतने बटन लगे हुए हैं. फिर प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट्स. प्रोडक्ट कोई भी, हम सबसे पहले तो हमने डिफाइन कर लिया प्रोडक्ट है क्या. फिर उस प्रोडक्ट के लिए हमें क्या ड्राइंग्स क्या चाहिए, हमें उसके डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए. इंजीनियरिंग की ड्राइंग चाहिए जो हमें बताए कि उसके डायमेंशन क्या है, टॉलरेंस क्या है, मटेरियल क्या लगेगा, कोड्स बताए कौन से ग्रुप टेक्नोलॉजी का है. ये रिमोट कंट्रोल है तो कौन सा है, कि किस चीज़ टेक्नोलॉजी में आता है, वायरलेस कम्युनिकेशन में आता है या सेंडर रिसीवर में आता है क्या. बिल्स ऑफ मटेरियल में लिस्टेड कंपोनेंट्स, हमने कंपोनेंट्स क्वांटिटीज़ और कहाँ यूज़ हुए हैं. फिर प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर क्या है. ये सारी की सारी चीज़ें, इन सब के हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं. तो ये भी हमारे प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहा है. अब अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं, हैप्पी काउ चीज़ है. हैप्पी काउ हम यूजुअली मार्केट में जाते हैं, चीज़ के अंदर एक आता है हैप्पी काउ आता है, क्रीम चीज़ आता है. तो उसको अगर हम देखें तो वो क्या किन किन चीज़ों को उसके लिए हम वो कहते हैं कि जी शैल कन्फॉर्म टू द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स. हम उसको कैसे डिज़ाइन, हम उसको हैप्पी काउ को कैसे डिफाइन करेंगे. कहते हैं जी हैप्पी काउ चीज़. हैप्पी काउ चीज़ क्या चीज़ है? हमने अभी रिमोट को डिफाइन किया, इसी तरह हम हैप्पी काउ चीज़ को हम डिफाइन कर सकते हैं. कहते हैं कि जी फ्लेवर, उसका फ्लेवर ऐसा है, कैसा है जी, इज़ फाइन एंड हाईली प्लीजिंग, फ्री फ्रॉम अनडिजायरेबल फ्लेवर्स एंड ऑर्डर्स, में पोजेस अ वेरी स्लाइट एसिड और फीड फ्लेवर है. एसिड और फीड फ्लेवर है उसका. ये हमने फ्लेवर डिफाइन कर दिया कि जी हैप्पी काउ किसे हम कहते हैं जिसका फ्लेवर ऐसा हो. फिर कहते हैं बॉडी और टेक्सचर क्या है. अ प्लग ड्रॉन फ्रॉम द चीज शेल बी रीजनेबली फर्म. और हम कहते हैं कि जी जब चीज़ को हम काट के एक पीस निकालें तो वो फर्म उसी तरह उसकी शेप रहती है. इट शैल हैव न्यूमरस स्मॉल मैकेनिकल ओपनिंग्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द प्लग. प्लग का मतलब है कि हम उसका पीस अगर निकालें, बीच में प्लग करके इस तरह पीस निकाल लें, तोड़ के निकालें, तो जिस शेप में हम तोड़ के निकालेंगे वो शेप वैसी ही रहेगी और उसमें छोटे छोटे पोर्स होंगे, उसमें छोटी छोटी मैकेनिकल ओपनिंग्स होंगी. ठीक है. इट शैल नॉट पोजेस स्वीट होल्स, यीस्ट होल्स और अदर गैस होल्स. और उसके अंदर बड़े बड़े होल्स या उसके अंदर जो फंगस या कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी. कलर क्या है? नेचुरल है. नेचुरल उसका कलर यूनिफॉर्म ब्राइट अट्रैक्टिव अपीयरेंस है उसकी, येलोश कलर है. फिनिश एंड अपीयरेंस क्या है? बैंडेज पैराफिन डिप्ड है. बैंडेज पैराफिन डिप्ड का मतलब है कि उसको प्रॉपरली उसके ऊपर कोटिंग हुई भी होती है, उसके ऊपर कवर होता है और उसका बैंडेज ऊपर से बंद किया होता है, सील हुआ होता है.
द रेन शेल बी साउंड फर्म स्मूथ प्रोवाइडिंग अ गुड प्रोटेक्शन टू चीज़, और उसके जो ऊपर कवरिंग है वो उसको साउंड गुड फर्म है जिसकी वजह से चीज़ ख़राब नहीं होता। तो ये हमने उसके क्या चीज़ें एक्सप्लेन की, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती हैं, डिफ़ाइन करती हैं कि ये कौन सा चीज़ है। अब कोई और चीज़ होगा तो वो डिफरेंट होगा। रिमोट है तो रिमोट को डिफाइन कीजिए, ये चीज़ है इसको हम रिमोट कहते हैं। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग्स किस तरह की होती हैं? इंजीनियरिंग ड्राइंग्स होती हैं कि जी ये हमने एक पेंसिल थी, पेंसिल का अंदर डायमीटर इतना है, डायमीटर थ्रू कितना है, उसकी डिज़ाइन कितना है, उसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, दिस इज़ एन इंजीनियरिंग ड्राइंग। किसी भी चीज़ की इंजीनियरिंग ड्राइंग हो सकती है, पेन की इंजीनियरिंग ड्राइंग कह सकते हैं, कार की इंजीनियरिंग ड्राइंग कह सकते हैं, घर की इंजीनियरिंग ड्राइंग कह सकते हैं। बिल्स ऑफ मटेरियल, अब हम बिल्स ऑफ मटेरियल हम कहते हैं कि जी पैनल वेल्डमेंट। तो पैनल वेल्डमेंट का मतलब, पैनल वेल्डमेंट क्या होता है कि जो एक पैनल है जिसको वेल्ड किया हुआ है, दो पैनल्स को आपस में वेल्ड किया हुआ है, तो उसका बिल्ड ऑफ मटेरियल क्या होगा? उसमें कि जी पैनल लगा हुआ है, एक पैनल है, उसके बाद लोअर उसकी रोलर असेंबली है जो उसके ऊपर चलती है, फिर एक रोलर है उसके अंदर लगा, एक पिन लगी हुई है, लॉक नट उसके अंदर लगा हुआ है, फिर उसके अंदर सपोर्ट एंगल है, रोलर आर्म है, बोल्ट लगे हुए हैं, वियर प्लेट है, सपोर्टेड वेल्डमेंट है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर लगी हुई हैं, तो ये उसका बिल ऑफ मटेरियल है। जैसे हमने बिल ऑफ मटेरियल कहा कि रिमोट कंट्रोल का बिल ऑफ मटेरियल क्या है, उसमें 4 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, 5 रेजिस्टर लगे हुए हैं, उसके अंदर सर्किट प्लेट है, उसमें 2 बैटरी सेल्स हैं, उसके अंदर बैटरी के टर्मिनल्स हैं, स्प्रिंग्स हैं, उसके ऊपर 26 बटन्स लगे हुए हैं। ये बिल ऑफ मटेरियल है रिमोट कंट्रोल का। हार्ड रॉक कैफ़े, हमने एक एग्जांपल बड़ी डिस्कस की थी, केस स्टडी हार्ड रॉक कैफ़े। हार्ड रॉक कैफ़े का बिल ऑफ मटेरियल क्या होगा? हार्ड रॉक कैफ़े का बारबेक्यू बेकन चीज़ बर्गर है, उस जो बर्गर है उस बर्गर का बिल ऑफ मटेरियल क्या होगा? उसमें एक बन लगा हुआ है, चीज़ पैटी उसके अंदर लगी हुई है, ठीक है जी, हैमबर्गर पैटी है, उसके बाद चीज़ लगा हुआ है, बेकन है, बारबेक्यू अनियंस हैं, ठीक है जी, सॉस है, उसके बाद बर्गर सेट के अंदर उसके अंदर के जो वो हैं वेजिटेबल्स, लेटस है, टोमेटो है, रेड अनियंस हैं, पिकल है, फ्रेंच फ्राइज हैं, सीजनड सॉल्ट है, 11 इंच की प्लेट है जिसके ऊपर वो सर्व करते हैं, और उस प्लेट के ऊपर एक फ्लैग भी उसका लगा हुआ है, एक पेन लगी होती है जिसको जो उसके उस पर उनका इंसिग्निया बना हुआ है। सो ये सारी चीज़ें, अब एक बर्गर उन्होंने पेश करना है तो उसका बिल ऑफ मटेरियल क्या है? ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल होंगी, कंपोनेंट्स क्या क्या उस बर्गर के। ग्रुप टेक्नोलॉजी, पार्ट्स ग्रुप्ड इनटू फैमिलीज विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, coding system describes processing and physical characteristics, part families can be produced in dedicated manufacturing cells। ग्रुप टेक्नोलॉजी क्या होता है? एक जैसी टेक्नोलॉजी को आप ग्रुप कर देते हैं। रिमोट्स हैं तो एक कंपनी है रिमोट्स बनाती है, वही कंपनी कंप्यूटर के माउस भी बनाती है, वही कंपनी कीबोर्ड्स भी बनाती है। अब रिमोट्स वो 10 किस्म के टीवीज़ के लिए रिमोट बनाती है, तो वो एक ग्रुप है रिमोट्स का जो कि हर टीवी का अलग अलग रिमोट बनाता है, लेकिन वो एक ही ग्रुप में फॉल करते हैं। माउस है तो 6 किस्म के माउस बनाते हैं, वो एक ही कंपोनेंट वो माउस बनाते हैं, एक कीबोर्ड्स बनाते हैं। ग्रुप टेक्नोलॉजी स्कीम क्या चीज़ है? स्कीम है जी अनग्रूव पार्ट्स, ग्रुप सिलेंड्रिकल पार्ट्स, फैमिलीज ऑफ द। अब वो कहते हैं कि जी मशीन के पार्ट्स हैं, अगर पार्ट्स हैं, अगर हम अनग्रुप्ड पार्ट्स कौन से होते हैं? जो सारे मैंने भी कहा कि रिमोट बनाते हैं, माउस बनाते हैं और कीबोर्ड्स बनाते हैं, इनको इकट्ठे डाल दूं तो अनग्रुप्ड हैं सारे। और अगर मैं ग्रुप एक अलग माउस का बना दूं, एक मैं ग्रुप बना दूं कीबोर्ड्स का बना दूं, एक LCDs का ग्रुप बना दूं, एक CPUs का ग्रुप बना दूं, एक मैं रिमोट कंट्रोल्स का ग्रुप बना दूं, तो ये सारे डिफरेंट ग्रुप्स बन जाएंगे। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इम्प्रूव डिज़ाइन। इम्प्रूव डिज़ाइन क्यों? एक ग्रुप में जब आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आप एक तरह के 6 रिमोट्स बना रहे हैं, तो हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट रिमोट है, लेकिन जब आप एक रिमोट के ऊपर ही रिसर्च कर रहे हैं तो आप सारे रिमोट्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। रिड्यूस्ड रॉ मटेरियल परचेजेस, और सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है कि रॉ मटेरियल परचेजेस में आपकी कॉस्ट कटिंग होती है। आपने रिमोट बनाने हैं तो रिमोट्स के कवर आपने एक जैसे कवर्स ख़रीदने हैं, या उसके लिए प्लास्टिक एक जगह से मंगवाना है, सर्किट्स एक जगह से मंगवाने हैं, सब में सेल एक जगह से आपने ख़रीदने हैं।
प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल सिंप्लीफाई हो जाता है, इम्प्रूव लेआउट है, रूटिंग एंड मशीन लोडिंग, रिड्यूस टूलिंग सेटअप टाइम, वर्क इन प्रोग्रेस, प्रोडक्शन टाइम भी कम हो जाता है आपका। एक जगह पर अगर रिमोट से आप सिर्फ बना रहे हैं या और कोई कंपोनेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं जो एक ही ग्रुप टेक्नोलॉजी में फॉलो करता। डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रोडक्शन क्या क्या चाहिए? असेंबली ड्राइंग, असेंबली चार्ट, रूट शीट, वर्क ऑर्डर, इंजीनियरिंग चेंज नोटिस। कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कार की असेंबली ड्राइंग चाहिए कि कार कैसे मैन्युफैक्चर, कौन सा पार्ट कहाँ लगेगा, ये सारी उसकी ड्राइंग्स। फिर चार्ट कि कौन सा पार्ट पहले लगेगा, कौन सा पार्ट बाद में लगेगा। रूट शीट के वो पहले उसके अंदर गाड़ी उसके अंदर इंजन फिट होगा या पहले उसके अंदर डैशबोर्ड लगेगा, ये किस वो क्या रूट होगा। फिर वर्क ऑर्डर, हर कंपोनेंट का अलग अलग वर्क ऑर्डर, वो जॉब डन डिस्क्रिप्शंस होती हैं। फिर कि उसके अंदर अगर इंजीनियरिंग चेंज नोटिस, किसी भी कंपोनेंट में कोई चेंज है तो वो नोटिस लगा देते हैं कि बना देते हैं, बन जाते हैं कि जी इस कंपोनेंट में ये चीज़ चेंज करनी है। इसका जो नट था पहले एक नट इसके अंदर ड्राइंग में दिया हुआ था, अब आपने 2 नट लगाने, तो साथ साथ चेंजेस भी उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते रहते हैं। असेंबली ड्राइंग्स, ये आपको एक असेंबली ड्राइंग है कि जी कौन सी चीज़ कहाँ लगेगी, कैसे लगेगी। शोज एक्सप्लोडेड व्यू ऑफ प्रोडक्ट, डिटेल्स रिलेटिव लोकेशंस टू शो हाउ टू असेंबल द प्रोडक्ट। असेंबली चार्ट, असेंबली चार्ट में कि जी कौन सा कंपोनेंट पहले, कौन सा कंपोनेंट बाद में आपके पास असेंबली कैसे उसका ऑर्डर क्या होगा। रूट शीट, रूट शीट के अंदर आपने कि टाइम कितना लगेगा हर जॉब के अंदर, और आपने कौन सी जॉब्स इकट्ठे करनी है, कौन सी जॉब्स अलग अलग होंगी, ठीक है जी। और पहले डैशबोर्ड लगेगा कि पहला प्रोसेस जो है वो आपका डैशबोर्ड का है, पहला प्रोसेस आपका इंजन का है, पहला प्रोसेस आपका पार्ट्स का है, पहला प्रोसेस टायर्स का है, या पहला प्रोसेस आपका कौन सा, ये सारे प्रोसेसेस आप डिफाइन कर लेते हैं। वर्क ऑर्डर कि हर प्रोसेस का अपना वर्क ऑर्डर है कि किस वक्त कितनी क्वांटिटी में करना है, कितना किस वक्त स्टार्ट होगा, किस वक्त कंप्लीट होगा, डिलीवरी लोकेशन क्या होगी, कहाँ पे आपने वो करके काम करके कहाँ डिलीवर करना है। फिर इंजीनियरिंग चेंज नोटिस, करेक्शन, मॉडिफिकेशन टू प्रोडक्ट, डेफिनेशन, डॉक्यूमेंटेशन, जहाँ भी कोई डॉक्यूमेंटेशन आपके असेंबली चार्ट में या आपके असेंबली ड्राइंग के अंदर, तो आपने जहाँ पे एक नट लगाना था, बाद में आपने रियलाइज़ किया कि नहीं यहाँ पे 2 नट्स होने चाहिए, तो आपने एक ECN दे दिया कि जी यहाँ पे 2 नट्स लगाने, तो वहाँ पे अब 2 नट्स लगना शुरू हो जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, the need to manage ECNs has led to the development of configuration management systems. A product planned and changing components are accurately identified and controlled, and accountability for change are identified and maintained. Configuration management. Configuration management होती है कि प्रोडक्ट बना लिया आपने, उसकी ड्राइंग्स बना ली, असेंबल कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, साथ साथ कोई ना कोई उसका, जिस तरह हमने ECN कहा कि जी नोटिसेस हम देते जाते हैं कि जी ये प्रोडक्ट, ये इसका यहाँ पे 1 नट था, यहाँ पे 2 लगा दें। इसके बाद इसका डैशबोर्ड जो था, डैशबोर्ड पहले 1 इंच ऊपर लगना था, 1 इंच नीचे कर दें। सीट्स जो हैं उसका डिस्टेंस इतना होना चाहिए। जो पिलर्स हैं, पिलर्स पहले 1 इंच वाइड था, 2 इंच वाइड कर दें। तो जितनी चेंजेस आ रही हैं, इन सब चेंजेस को, इन सब कन्फिग्रेशन को मैनेज करना कि इन सबको ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट हों, और उसके बाद हमारे असेंबली प्लान्स, असेंबली ड्राइंग्स भी अपडेट होती रहें साथ साथ। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर दैट ब्रिंग्स टुगेदर मोस्ट इफ नॉट ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर। प्रोडक्ट डिज़ाइन, कैड, कैम, प्रोडक्ट रूटिंग, मटीरियल्स, असेंबली, एनवायरनमेंट। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट होती है कि प्रोडक्ट, हमने एक तो देखा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देखा। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है? प्रोडक्ट पहले हम सबसे पहले हम उसको कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के बाद हमने उसको डेवलप किया, फिर हम उस प्रोडक्ट को एक्चुअली मार्केट में जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारा लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है। मार्केट में आया ग्रोथ, उसके बाद मैच्योरिटी, फिर डिक्लाइन। नाउ लाइफ साइकिल को मैनेज भी तो करना है। उस प्रोडक्ट को आपने इंट्रोडक्शन स्टेज से डिक्लाइन स्टेज तक उसको प्रोड्यूस भी करना है, मैन्युफैक्चर करना है, सेल करना है। तो ये सारी मैनेजमेंट, और ये स्टार्ट कहाँ से होती है? प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होती है। तो ये सारी के सारी चीज़ें, कंपोनेंट्स को मैनेज करना है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। सर्विस डिज़ाइन, सर्विस टिपिकली इंक्लूड्स डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द कस्टमर, increased opportunity for customization, reduced productivity.
Cost and quality are still determined at the design stage. Delay customization, modularization, reduce customer interaction often through automation. Of service design. Product design was completely different than the service design. हमने शुरू के लेक्चर्स में ये भी डिस्कस किया था टेंजिबल्स और इनटेंजिबल्स को. हमने कहा था कि जो प्रोडक्ट जो है वो टेंजिबल है, सर्विस इज इनटेंजिबल. तो दोनों की मेथड्स, दोनों की जो है डिज़ाइन सिस्टम्स भी डिफरेंट है. अब सर्विस को डिज़ाइन करना, आपने सर्विस को डिज़ाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए? कस्टमर ओरिएंटेड कस्टमाइजेशन, प्रोडक्टिविटी, इंटरेक्शन विद द कस्टमर. इसी तरह क्वालिटी एंड क्वालिटी डिज़ाइन स्टेज के ऊपर हम डिसाइड कर लेते हैं हमने कैसी क्वालिटी, कैसी हमने क्वांटिटी जो है ना देनी है, डिलीवर करनी है. नाउ कस्टमर सर्विस डिज़ाइन को हम देखते हैं. कस्टमर पार्टिसिपेशन इन डिज़ाइनिंग सच एज प्री अरेंज फ्यूनरल सर्विसेज और कॉस्मेटिक सर्विसेज. अब कस्टमर है, हमने उसके लिए एक सर्विस डिज़ाइन करनी है तो हम और उसको डिलीवर करनी है, हमें पहले से कस्टमर पार्टिसिपेशन इन डिज़ाइन. अब कस्टमर की हम बात कर रहे हैं कि जी सर्विस डिज़ाइन में हमने अभी बात की कि कस्टमर की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हमने उसको फ्यूनरल सर्विसेज या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए प्रोवाइड करना है. कॉस्मेटिक सर्जरी है, सर्जरी के लिए अगर पेशेंट नहीं होगा, कस्टमर नहीं होगा तो सर्जरी किस पे होगी? फ्यूनरल सर्विसेज के लिए कस्टमर ही नहीं है तो किसके हम फ्यूनरल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे. इसी तरह इन डिलीवरी सच एज स्ट्रेस दैट फॉर कार्डियक एग्जाम. अब क्या है कि किसी कस्टमर का या किसी पेशेंट का कार्डियक एग्ज़ाम, दिल का हमने एनालिसिस करना है, हार्ट का, तो उसके लिए हम उसको पहले वो होगा तो उसको हम स्ट्रेस टेक्निक से गुजारेंगे ताकि उसका हम स्ट्रेस एग्ज़ाम कर सकें. कस्टमर नहीं होगा तो वो भी नहीं हो सकता. इसी तरह डिज़ाइनिंग डिलीवरी सच एज काउंसलिंग, कॉलेज एजुकेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पर्सनल अफेयर्स और इंटीरियर डेकोरेटिंग, ये सारी वो चीज़ें जिसके अंदर कस्टमर स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट कस्टमर है. अगर स्टूडेंट नहीं है तो यूनिवर्सिटी किसको एजुकेशन प्रोवाइड करे. सो कस्टमर इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन सर्विस डिज़ाइन. सर्विस डिज़ाइन उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कस्टमर इंटरेक्शन ना हो, कस्टमर अपनी डिमांड ना बताए, कस्टमर ना बताए मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए. प्रोडक्ट के लिए तो हमारे पास कॉन्सेप्ट चाहिए सिर्फ, कस्टमर्स तो बाद की बात है. मूवमेंट ऑफ ट्रुथ कॉन्सेप्ट क्रिएटेड बाय स्कैंडिनेवियन एयरवेज. मूवमेंट ऑफ ट्रुथ एक कॉन्सेप्ट है जो कि जैन कार्लसोन स्कैंडिनेवियन एयरवेज का एक इंजीनियर था जिसने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था मूवमेंट ऑफ ट्रुथ के नाम से. और है क्या? क्रिटिकल मूवमेंट्स बिटवीन द कस्टमर एंड द ऑर्गेनाइजेशन दैट डिटरमिन कस्टमर सेटिस्फैक्शन. कस्टमर सेटिस्फैक्शन को ये डिफाइन करता. मूवमेंट ऑफ ट्रुथ, क्रिटिकल मूवमेंट बिटवीन द कस्टमर एंड द ऑर्गेनाइजेशन. कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान जो इंटरेक्शन है वो डिफाइन करता है कि कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं है. दैट इज कॉल्ड द मूवमेंट ऑफ ट्रुथ. There may be many of these movements. These are opportunities to gain or lose business. अब कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान जो इंटरेक्शन है that is an opportunity to lose or gain business. कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो दोबारा भी आपके पास आएगा, नहीं सेटिस्फाई होगा दोबारा नहीं आएगा. अगर हम मोमेंट ऑफ ट्रुथ स्ट्रैटेजी एक कंप्यूटर कंपनी के ऊपर अप्लाई करें तो वो इस तरह से कुछ उसकी सिचुएशन बनेगी. कंप्यूटर कंपनी है, एक कस्टमर है, कस्टमर को ने कंप्यूटर ख़रीदा, उसको कोई कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ गया. अब वो कंप्यूटर कंपनी को फ़ोन करता है. अब फ़ोन जब कर रहा है तो उसका मतलब है जो कस्टमर है वो कांटेक्ट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, इंटरेक्ट कर रहा है विद ऑर्गेनाइजेशन. अगर तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड, कस्टमर विल लाइक टू बाय दैट कंप्यूटर अगेन. नहीं होगा तो अदरवाइज. हम देखते हैं कैसे. अब एक्सपीरियंस डिट्रैक्टर्स क्या हैं? आई हैड टू कॉल मोर देन वंस टू गेट थ्रू. डिट्रैक्टर्स, एक्सपीरियंस डिट्रैक्टर्स. एक्सपीरियंस डिट्रैक्टर्स होते हैं जो आपके कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब करने वाली चीज़ें क्या हैं? डिट्रैक्ट करने वाली, कस्टमर को खराब करने वाली चीज़ें क्या हैं? कि जी कस्टमर कहता है कि मुझे कितनी दफ़ा फ़ोन करना पड़ा आपसे बात करने के लिए, आपकी लाइन ही नहीं मिलती. एक्सपेक्टेशन क्या है कस्टमर की कि
एक ही नंबर हो जिसको मैं डायल करूं तो मेरी आपसे कंपनी से फ़ौरन बात हो जाए। एक्सपीरियंस एनहांसर क्या है? एक्सपीरियंस एनहांसर होता है कि जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है उसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। दैट टेक्नीशियन वॉज सिंसियरली कंसर्न्ड एंड अपोलोजेटिक अबाउट माई प्रॉब्लम, कि जो टेक्नीशियन था जिसने फ़ोन उठाया वो सॉरी करे कस्टमर को और उससे कहे कि जी मैं आई एम वेरी सॉरी और हम इस प्रॉब्लम को देखेंगे कि आपकी कॉल पहले क्यों नहीं मिली, तो अब आप मुझे मसला बताएं, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो वो अब प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है। पहले कस्टमर बहुत गुस्से था, डिट्रैक्ट था, उसका एक्सपीरियंस ख़राब हो चुका था ऑलरेडी कि भाई मैंने 600 दफ़ा तो आपके कंपनी को फ़ोन करो तो आपसे बात हुई या मेरी आके, तो वो और एक्सपेक्टेशन उसकी कस्टमर की क्या मैं कॉल करूं और आपसे बात हो। और एक्सपीरियंस ठीक कैसे कर रहे हैं कि जी वी आर वेरी सॉरी, अपोलोजाइज कर रहे हैं कि जी अब जो हमसे ये हम इसको चेक करते हैं क्यों आपका फ़ोन पहले नहीं मिल सका, तो आप मुझे बस मसला बताएं। और एक और उसके बाद फर्दर लिस्ट है इसकी, इसमें कि जी अदर डिट्रैक्टर्स के रिकॉर्डिंग स्पोक टू मी रादर देन अ पर्सन। मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि मैं कॉल करूँगा और आगे आपका जो है टेक्नीशियन है वो फ़ोन उठाएगा। मैं कस्टमर हूँ, मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि टेक्नीशियन फ़ोन उठाएगा। मैं कॉल करता हूँ तो आगे से टोन आती है कि जी तमाम टेक्नीशियंस जो हैं वो बिज़ी हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा। While on hold, I get silence and wonder if I am disconnected. और उसके बाद क्या होता है कि मुझे कहते हैं कि जी होल्ड करें, जब कोई टेक्नीशियन फ्री होगा तो आपकी बात कराई जाएगी टेक्नीशियन से। तो अब क्या होता है बीच में फिर साइलेंस आ जाता है, कोई मुझे पता नहीं चल रहा कि मेरी कॉल मिली हुई है, कॉल कट तो नहीं गई। टेक्नीशियन साउंडेड लाइक ही वॉज रीडिंग फॉर्म ऑफ रूटीन क्वेश्चंस, और मुझे टेक्नीशियन से जब बात होती है तो मुझसे वो रूटीन के वो 5-6 सवाल जो हर दफ़ा वो पूछते हैं वही बार बार पूछता है, और लगता है कहीं किताब में इसने लिखे हुए या सामने लिख के लगाए, वहीं से सीधा सीधा पढ़े जा रहा है, मेरी बात उसको समझ नहीं आ रही, मेरी बात का एक्चुअली जवाब नहीं दे रहा, बस वही चीज़ें अपनी रूटीन पूरी कर रहा है। साउंडेड लाइक अनइंटरेस्टेड, और टेक्नीशियन जो है मेरी मदद करने में ख़ास इंटरेस्टेड नहीं है, तैयार नहीं है। आई फेल्ट टेक्नीशियन रश्ड मी, कि टेक्नीशियन ने फटाफट मेरे से जान छुड़ाने की कोशिश की। और मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि जी मैं जब कॉल करूं तो एक ही नंबर है, मैं कॉल करूं फ़ौरन टेक्नीशियन से बात हो, मुझे कभी भी बिज़ी सिग्नल ना मिले कि जी अब टेक्नीशियन फ्री नहीं है, और मैं कॉल करूं तो जो है कोई टेक्नीशियन उठाए रादर देन कि मुझे आंसरिंग मशीन बता रही हो कि जी टेक्नीशियन बिज़ी नहीं है। और टाइमली रेजोल्यूशन, मेरी प्रॉब्लम को फ़ौरन रिजॉल्व किया जाए, और टेक्नीशियन मुझे एक्सप्लेन करे कि मैं इसके बाद का क्या प्रोसीजर होगा, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। और ये अब देखें, एक्सपीरियंस डिट्रैक्टर्स वो होते हैं जिनसे कि आपका कस्टमर का एक्सपीरियंस ख़राब हो गया, उसकी एक्सपेक्टेशंस भी, हमने स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशन भी देख लें कस्टमर क्या एक्सपेक्टेशंस है। अब एनहांस कैसे कर रहे हैं, अब वो जो ख़राब एक्सपीरियंस उसको ठीक कैसे करें, इम्प्रूव ऐसे करें कि जी आज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस दैट अलाउड मी टू फील कॉन्फिडेंट इन हिज एबिलिटीज़। उसने क्या किया, मुझसे कुछ टेक्निकली इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछे जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि हाँ ये टेक्नीशियन को काम आता है, ये जानता है, इसको पता है कि मेरे कंप्यूटर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। टेक्नीशियन ऑफर्ड वेरियस टाइम्स टू हैव वर्क डन टू सूट माई स्केड्यूल, और टेक्नीशियन ने मुझे से पूछा कि आपको किस वक्त टाइम सूट करता है, मैं किस वक्त आपको आके कंप्यूटर ठीक कर दूं, और मुझे उसने ऑप्शंस दी कि आप मैं इस वक्त, अगर आप फ्री हैं तो मैं इस वक्त आ जाऊँगा, इस वक्त फ्री हैं तो इस वक्त आ जाऊँगा। वेज टू अवॉइड फ्यूचर प्रॉब्लम्स वाज सजेस्टेड, और फिर उसने मुझे साथ सजेस्ट भी किया कि आइंदा के लिए ये प्रॉब्लम इन तरीक़ों से आप अवॉइड कर सकते हैं, आइंदा आप ये काम करेंगे तो आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा, वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगा कंप्यूटर में। So this is called the movement of truth strategy. Movement of truth strategy basically क्या है? Let's go to the last slide. Critical movement between the customer and the organization. Customer organization के दरमियान जो interaction है, that is called the movement of truth strategy. ये movement of truth अच्छा भी हो सकता है, movement of truth बुरा भी हो सकता है, वो satisfied भी हो सकता है customer और unsatisfied भी हो सकता है। And this is all these things are designed when you design a service. उस वक़्त आप डिज़ाइन करते हैं कि जी कस्टमर से इंटरेक्ट करना है, कैसे इंटरेक्ट करना है, क्योंकि कस्टमर को आपने सर्विस प्रोवाइड करनी है।
Documents for services, high level of customer interaction necessitates different documentation, often explicit job instructions for moment of truth. Scripts and storyboards are other techniques. अब आप अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन करते हैं? आप जो टेक्नीशियन बैठा हुआ है, आप टेक्नीशियन की को प्रैक्टिस कराते हैं कि जी कस्टमर कॉल करे तो कैसे रिस्पॉन्ड करना है, उससे कैसे बात करनी है, और आप उसको स्क्रिप्ट बना के देते हैं। वो स्क्रिप्ट बना के देते हैं कि जी वो फ़ोन करे, आपने कहना है जी अस्सलाम वालेकुम, उससे पहले हाल पूछना है, उससे आपने उसे काम डाउन करना है, वो गुस्से में होगा क्योंकि उसके कंप्यूटर ठीक नहीं चल रहा। आपने उससे कहने कि जी कोई मसला नहीं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे और आपको सेटिस्फाई करेंगे, आप बिल्कुल गुस्से ना हो, आप मुझे प्रॉब्लम बताएं। या आप मोमेंट ऑफ ट्रूथ की एग्जांपल्स उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं, आप अपने ट्रेन कर सकते हैं अपने टेक्नीशियंस को। एप्लीकेशन ऑफ डिसीजन ट्रीज फॉर प्रोडक्ट डिज़ाइन। अब यहाँ पे हमने पहले डिस्कस किया प्रोडक्ट डिज़ाइन को, अब हमने सर्विस डिज़ाइन को। सर्विस डिज़ाइन में हमने एक बात की, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज द इंटरेक्शन ऑफ कस्टमर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन, and the most important component of service design is customers. अब now let's talk about decision trees. अब प्रोडक्ट डिज़ाइन है, प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए? प्रोडक्ट का कलर रेड होना चाहिए, येलो होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए? मैं कैसे डिज़ाइन करूँ? आई नीड अ स्ट्रैटेजी, आई नीड अ टूल जिसके थ्रू मैं डिसाइड कर सकूँ कि मुझे कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। तो उसके लिए एक देयर इज अ टेक्निक विच इज़ कॉल्ड डिसीजन ट्रीज। आप एक ट्री शेप डिसीजन बनाते हैं। पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन देयर आर अ सीरीज ऑफ डिसीजंस एंड आउटकम्स व्हिच लीड्स टू अदर डिसीजंस एंड आउटकम। ये उस वक्त यूजफुल ज़्यादा होती है टेक्निक जब आपके पास बहुत सारे डिसीजंस हैं, आपके पास 6 डिसीजन हैं, 6 में से एक डिसीजन लेना है और उसके डिफरेंट आउटकम्स हैं, हर आउटकम के बाद उसका अगला डिसीजन है, फिर तो सीरीज चैनल बन जाते हैं। इंक्लूड ऑल, इसका प्रोसीजर क्या है, कैसे इसे करते कैसे? इंक्लूड ऑल पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स एंड स्टेट्स ऑफ नेचर इंक्लूडिंग डूइंग नथिंग। जितनी स्टेट्स हैं, जितने आपने पॉसिबल अल्टरनेटिव डिसीजंस हैं, सबको लिस्ट डाउन कर लें कि जी मैं रेड कलर भी चूज़ कर सकता हूँ, मैं ब्लू भी चूज़ कर सकता हूँ, ग्रीन भी चूज़ कर सकता हूँ, और मैं कोई भी कलर नहीं चूज़ करना चाहता, या मैं एक प्रोडक्ट बनाना नहीं चाहता। एंटर पे ऑफ्स एट द एंड ऑफ द ब्रांच, और उसके बाद कि उसके आउटकम्स क्या होंगे, हर डिसीजन का क्या आउटकम होगा। डिटर्मिन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ईच ब्रांच एंड प्रून द ट्री टू फाइंड द अल्टरनेटिव विद द बेस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू। कि अब ट्री है, ट्री के अंदर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बाद ग्रीन कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, ब्लू कलर के आगे फिर उसके एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगा, ब्लू कलर होगा, तो वो जो प्रोडक्ट है वो रात में विजिबल नहीं होगा। ग्रीन कलर होगा, रात में विजिबल नहीं होगा। रेड होगा तो रात में विजिबल होगा। फिर विजिबिलिटी का इशू है, तो विजिबिलिटी रात में हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे विजिबिलिटी को हम फर्दर के जी विजिबिलिटी रात में नहीं होगी, तो रात में विजिबिलिटी के लिए हम ब्लू के साथ ग्रे कलर को ऐड कर देते हैं, ब्लूइश ग्रे कर देते हैं उसे, तो वो विजिबल होगा। अगर हम ब्लैकिश ग्रे करें तो विजिबल नहीं होगा। फर्दर डिसीजन ट्री आप उसको एनहांस करते थे, ब्रांचेस को आप और एक्सपैंड करते जाते हैं नीचे। अब डिसीजन ट्री के हम एक एग्जांपल देखते हैं कि जी हमने परचेज करना है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एक परचेज करना है। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के लिए हमने क्या करना है, या तो हायर कर लें, हम ट्रेन कर लें इंजीनियर्स, ठीक है, या हम परचेज कर लें। हम इंजीनियर्स लें, इंजीनियर्स को हम ट्रेन कराएं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में और उनसे काम करा लें, या हम क्या करें, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर ख़रीद लें, या हम कुछ भी ना करें। 3 ऑप्शंस हैं ना, 3 डिसीजंस हैं कि या तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर ख़रीद लें, या अपने बंदों को ट्रेन करा लें, उनको सिखा दें, या फिर कुछ भी ना करें। अब अगर हम कहते हैं कि हम अगर उसको ख़रीद लेते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या है, हाई सेल्स, अगर हमारी सेल्स ज़्यादा होगी तो हमारा रेवेन्यू कितना होगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है, और कंप्यूटर डिज़ाइन की कॉस्ट निकाल के हमारा प्रॉफिट कितना है, और अगर हमारी कम सेल्स हुई तो हमारा उसके डिज़ाइन की वजह से कितना लॉस आ रहा है। फिर इसी तरह अगर हम कर लेते हैं, ट्रेन कर लेते हैं, फिर हमें इस साल का अगर हमें ट्रेन करने पे जो कॉस्ट आएगी, अगर हाई कॉस्ट आई या लो कॉस्ट आई, दोनों सिचुएशंस के अंदर हमारा क्या प्रॉफिट होगा। इसी तरह हम क्या करते हैं, उसकी निकाल लेते हैं, इफेक्टिव वैल्यू निकाल लेते हैं।
नाउ अब ये देखें, इसके अंदर हमारे पास आ गई हाई सेल्स, लो सेल्स, खरीदने की, ट्रेन करने की, हाई सेल्स, लो सेल्स, और कुछ भी नहीं करेंगे तो देयर इज नो प्रॉफिट. सो दैट दिस इज अ डिसीजन ट्री. इसमें से अब हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा जो है किस ब्रांच के ऊपर हमें प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, हाई सेल्स पे, हाई सेल्स और खरीदने पे, लो सेल्स खरीदने पे, हाई सेल्स और ट्रेन करने पे, लो सेल्स और ट्रेन करने पे, या कुछ भी ना करें. तो इसमें से नाउ यू कैन टेक अ बेटर डिसीजन. ट्रांजिशन टू प्रोडक्शन. नो व्हेन टू मूव टू प्रोडक्शन. आपने अब प्रोडक्ट डिजाइन कर लिया, डिजाइन करके उसको प्रोडक्शन में लेके जाना है. कब प्रोडक्शन में लेके जाना उसको? प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैन बी व्यूड एज रेवोल्यूशनरी एंड नेवर कंप्लीट. प्रोडक्ट डेवलपमेंट जब हम कहते हैं हम एक प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं, तो डेवलप तो अगर हम एक रिमोट डेवलप कर रहे हैं, रिमोट में हम नए फीचर्स तो ऐड करते जाएं और डेवलप करते जाएं, देयर इज नो एंड. तो हमें वी शुड नो कि कब हमने उस प्रोडक्ट को की डिजाइनिंग को अब हमने प्रोडक्शन में भी लेके जाना है. अगर प्रोडक्शन में नहीं लेके जाएंगे, प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो सेल क्या करेंगे? आप कहेंगे नहीं जी बस एक फीचर और ऐड कर लूं, एक फीचर और ऐड कर लूं, और कभी भी आप प्रोडक्शन में ना जाएं, उसी में फीचर्स ऐड, प्रोटोटाइप में फीचर्स ऐड करते जाएं. सो प्रोडक्ट मस्ट मूव फ्रॉम डिजाइन टू प्रोडक्शन इन अ टाइमली मैनर. टाइम पे वो प्रोडक्शन से डिजाइन से प्रोडक्शन में चला जाना चाहिए प्रोडक्ट. Most products have a trial production period to ensure productivity. Develop tooling, quality control training, ensure successful production. तो मोस्टली प्रोडक्ट्स पहले क्या करते हैं, उनका ट्रायल कर लेते हैं, प्रोड्यूस कर लेते हैं, उनको उसका ट्रायल सेल करके देख लेते हैं, उसके बाद उसकी एक्चुअल प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं. Responsibility must also transition as the product moves through its life cycle. लाइन मैनेजमेंट टेक्स ओवर फ्रॉम डिज़ाइन. अब डिज़ाइन मैनेजमेंट के पास था, उन्होंने डिज़ाइन करके दे दिया. अब जब उन्होंने देना है प्रोडक्शन वालों को, तो लाइन मैनेजर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे इस प्रोडक्ट के लिए. 3 कॉमन अप्रोचेस टू मैनेजिंग ट्रांजेक्शन: प्रोजेक्ट मैनेजर्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम्स, इंटीग्रेट प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस. 3 तरह की अप्रोचेस यूज होती हैं ट्रांजिशन फ्रॉम डिज़ाइन टू प्रोडक्शन के लिए. एक तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हु आर लुकिंग एट द होल प्रोडक्शन, वो डिज़ाइन से लेके प्रोडक्शन से लेके मार्केट तक सब स्टेजेस को एक ही मैनेजर देख रहा है. या डिफरेंट प्रोडक्शन टीम्स हैं जो कि एक टीम ने उसे डिज़ाइन किया, अगली टीम उसे प्रोड्यूस कर रही है. या तीसरा है कि डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग को इंटीग्रेट कर लेते हैं, आप एक ही टीम बना लेते हैं. Now we have come to the end of this session. In this session we talked about the issues of product design. और हमने बात की कि रोबस्ट डिज़ाइन होना चाहिए, मॉड्यूलर होना चाहिए, या कंप्यूटर एडेड होना चाहिए. और फिर कंप्यूटर एडेड के अंदर मैन्युफैक्चरिंग भी है, फिर वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी, वैल्यू एनालिसिस, एथिक्स एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली डिज़ाइन. ये सारे वो इश्यूज़ हैं जो कि डिज़ाइन फेज़ में हमें केटर फॉर करने पड़ते हैं. रोबस्ट में हमने कहा कि प्रोडक्ट शुड बी रिलायबल, क्वालिटी में ज़रा बहुत फ़र्क आ भी जाए तो हमारा प्रोडक्ट फिर भी रिलायबल होना चाहिए. मॉड्यूलर में कि हम कस्टमर को भी सेटिस्फाई कर सकें, अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स हो. फिर हमने कहा जी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होना चाहिए ताकि हमारे पास लेस टाइम कंज्यूमिंग हो, मोर एफिशिएंट हो, हम जल्दी प्रोडक्शन में जा सकें. फिर उसके बाद हमने कहा कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन हम मैन्युफैक्चरिंग में भी डायरेक्टली उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं. वर्चुअल रियलिटी के अंदर हम गाड़ी का प्रोटोटाइप बना के हम देख सकते हैं बिफोर इवन ब्रिंगिंग दैट इनटू प्रोटोटाइप, हम उसको प्रोडक्शन में ले जाने से पहले. वैल्यू एनालिसिस है, कौन सा प्रोडक्ट हमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, कौन सा कम दे रहा है, उस प्रोडक्ट का हम वैल्यू एनालिसिस करते हैं. फिर एनवायरमेंटल फ्रेंडली कि हम केमिकल कोई वेस्ट, हम एमिशंस, गैसेस, सोशल रिस्पॉन्सिबल हम हैं, हमारा प्रोडक्ट सोशली रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है, क्या वैल्यू सोसाइटी को प्रोवाइड कर रहा है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं दीज आर एसेंशियल्स nowadays these are the issues in product design stage के ऊपर इन issues को हमें cater for करना पड़ता है. Then time based competition, हमने कहा जी कि now it is everything is tagged with time, timely. अगर आप टाइम पे प्रोडक्शन करेंगे
if you'll come first into the market, if your product will come first into the market, you'll be the market leader. If you'll follow someone, so there will be you will face bigger competition while going to the market. Time पे आप क्या करें, या तो परचेज कर लें, टेक्नोलॉजी परचेज कर लें, जॉइंट वेंचर कर लें, अलायंस कर लें, लेकिन ये आपका जो प्रोडक्ट है वो टाइमली मार्केट में इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए. फिर देन हाउ डू यू डिफाइन अ प्रोडक्ट? प्रोडक्ट को आप कैसे डिफाइन करते हैं? हमने कहा जी प्रोडक्ट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो हम कहते हैं, हमने रिमोट की एग्जांपल ली. रिमोट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? रिमोट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि जी वो चीज़ है जैसे टीवी के चैनल चेंज होते हैं, इसमें ये चीज़ें, इसका सर्किट ऐसा है, इसका जो है बिल ऑफ मेकिंग इसका ये है, ये सारी चीज़ें हमने कहा कि जी ये जिसके अंदर होंगी वो उसको हम टीवी का रिमोट कहेंगे. तो ऐसे हम प्रोडक्ट को, और फिर प्रोडक्ट जो है हम खुद बना लें या उसको हम बाय कर लें, बाहर से बाय करके सेल कर लें, या टेक्नोलॉजी को ग्रुप कर लें, टेक्नोलॉजी हम स्टैंडर्डाइज कर लें. एंड देन फाइनली वी टॉक्ड अबाउट द डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रोडक्शन, जिसमें हमने कहा कि प्रोडक्शन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट होनी चाहिए, जिसमें हमने बात की कि डॉक्यूमेंट्स और कौन कौन से, डिज़ाइन, नॉट ओनली प्रोडक्ट डिज़ाइन के हमारे पास स्केचेस, उसकी ड्राइंग्स होनी चाहिए, उसकी हमारे पास फर्दर हमारे पास उसकी वो भी होने चाहिए, जॉब वर्क कार्ड्स होने चाहिए हमारे पास. उसके बाद हमने उसमें जो क्रिटिकल एक चीज़ें हमने डिस्कस की थी, दैट इज़ कि जितनी उसके अंदर कन्फिग्रेशन मैनेजमेंट हो रही है, जितनी चेंजेस आ रही हैं वो साथ साथ कन्फिगर हो जानी चाहिए प्रोडक्ट के अंदर, ना सिर्फ प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट के डिज़ाइंस में, उसकी ड्राइंग्स के अंदर वो सारी भी कन्फिगर होनी चाहिए. Then service design, we talked about the service design and we said it is more, service delivery is more difficult than the product delivery, and the most important component in the service is the human and organizational interaction. और सर्विस डिज़ाइन में हम सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमने डिस्कस की वो थी कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन और प्रेजेंस ऑफ द कस्टमर. हम कोई भी सर्विस उस वक्त तक डिज़ाइन नहीं कर सकते जब तक हम कस्टमर का कंपोनेंट बीच में शामिल ना हो. देन वी टॉक्ड अबाउट द डिसीजन ट्रीज. हमने डिसीजन ट्रीज में हमने एक एग्जांपल इसमें डिस्कस की कि जी आई हैव टू बाय ईदर द कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर खरीद लूँ या मैं अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर लूँ कि वो सॉफ्टवेयर को डेवलप कर लें. तो मैंने कहा जी अगर मैं सॉफ्टवेयर ख़रीदता हूँ और उसमें हाई सेल्स हों तो कितना प्रॉफिट होगा, लो सेल्स हो तो कितना प्रॉफिट होगा, खुद डेवलप करूँ, हाई सेल्स हो तो कितना प्रॉफिट है, लो सेल्स हो तो कितना प्रॉफिट है, या कुछ भी ना करूँ, या बाय भी ना करूँ और डेवलप भी ना करूँ. तो इसमें देखा मैंने कि जी जिस सिचुएशन में मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट में, उस डिसीजन को आई विल टेक दैट डिसीजन. So this decision approach is used when you have more multiple decision options available. And then the last thing that we discussed in this chapter is transition to production. और हमने कहा कि this is again very vital. आप कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन कर लेते हैं, उसमें आप फीचर्स और ऐड करते जाएं, बट आप उसको प्रोडक्शन में ना लेके जाएं तो तब भी आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा. आप उसकी प्रोटोटाइप कर लें, टेस्टिंग कर लें, लेकिन timely it should go into production. So this is the end of this lecture, this session. Thank you very much.